महीने की शुरुआत में ही फट गया है महंगाई का बहुत बड़ा बम। सिलेंडर भी महंगा हो गया है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 1 अप्रैल को आपको अप्रैल फूल बना रही हूं, तो नहीं दोस्तों, दरअसल फूल बनाने का काम तो अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया के साथ किया है। दोस्तों, दुनिया में महंगाई का बम फूटा तो उसकी आंच आज से भारत में भी महसूस की जाने लगी है। दोस्तों, न केवल प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बल्कि सिलेंडर के दाम में भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं बढ़ोतरी की गई है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये झटका बस अभी का है, उसके बाद तो हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, ये तो ट्रेलर है। पिक्चर तो 2-3 महीने बाद आने वाली है, जब देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, रॉ के पूर्व प्रमुख कह रहे हैं, और इसके लिए रॉ के पूर्व प्रमुख भारत सरकार को बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में भारत के अंदर कितना बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। दोस्तों, आगे की बात तो बाद में करेंगे, पहले अभी की करते हैं। दोस्तों, वो सिलेंडर जिसके लिए जनता मारी मारी फिर रही है, उसके दामों में एक और बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अभी आज 1 अप्रैल के बारे में मैं आपको बता रही हूं। 1 अप्रैल 2026 को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 218 रुपए सीधा। दिल्ली में दोस्तों 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर जो है, उसमें करीब 195 की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम लागू होते हैं। यानी वो कॉमर्शियल सिलेंडर जिसकी पहले से ही मारामारी है, जो नहीं मिल रहा है, वो और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, महंगाई का ये विस्फोट केवल बड़े नहीं, छोटे 5 किलो वाले FTL सिलेंडर में भी पड़ा है। आज से यानी कि 1 अप्रैल से 5 किलो सिलेंडर की कीमत 51 रुपए बढ़ गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी अभी खत्म हो गई, नहीं, अभी तो मैंने बताना शुरू किया है। दोस्तों, आज से ATF के दाम भी बढ़ गए हैं। मतलब अर्जेंटली अगर आपको बायर कहीं जाना है, तो आज से आपको इसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल ऑयल, जो जेट फ्यूल ऑयल है, जो बड़े बड़े जहाजों में तेल डलता है, वो महंगा हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जानते हैं क्रूड ऑयल का संकट पैदा हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल जो बढ़ाया गया है, जिसको आप बोलते हैं ऑक्टेन पेट्रोल, ठीक है, दिल्ली में ये 149 से बढ़ाकर 160 प्रति लीटर कर दिया गया है। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन होता है, प्रीमियम डीजल थोड़ा महंगा होता है, वैसे भी महंगा मिलेगा आपको अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे। प्रीमियम पेट्रोल भी, प्रीमियम डीजल भी, तो ये 91.49 पर लीटर था, जो कि 92.99 हो गया है। फिलहाल ये दरें IOCL के आउटलेट्स में ही लागू है। मतलब केवल प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल ही महंगा हुआ है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये एक संकेत है। अभी चुनाव है, आप जानते हैं, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी एक तरह से हटा दी, कंपनियों को राहत देते हुए, ताकि कंपनियां दाम ना बढ़ाएं। लेकिन कब तक, ये सब कब तक दोस्तों? क्योंकि इसको लेकर भारत की जो रॉ है, आप जानते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी, उसके पूर्व प्रमुख विजय सूद ने एक बहुत ही डरावनी वाली चेतावनी दी है, न केवल भारत के लोगों को, बल्कि भारत की सरकार को। एक इंटरव्यू में भारत सरकार को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए विजय सूद ने कहा है, चुनौती 2-3 महीनों बाद आएगी, जब हमारे पास तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे। हमारा ज्यादातर LNG कतर से आता है, और हमारे यहाँ तेल का बड़ा हिस्सा अरब और मिडिल ईस्ट से खरीदा जाता है। अगर वो नहीं आता है, और अगर वो ऊंची दाम पर खरीदा जाता है, तो महंगाई बढ़ेगी, जिसे हमें संभालना होगा। ऐसे में सरकार को इससे निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं दोस्तों, न केवल तेल का और गैस का संकट है, बल्कि जो आ रहा है ना तेल, अगर दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगा है वो। और दिक्कत क्या है दोस्तों, कि जब इस तरह का संकट है ना, तो लोग केवल ऊपर ऊपर देखते हैं। लोगों को लगता है कि चलिए गैस नहीं मिल रही, तेल का संकट है, तो फिर क्या दिक्कत होगी, बाकी चीजों में तो कोई संकट नहीं ना। ऐसा नहीं होता है। हेडलाइन केवल तेल और गैस पर ही बन रही है। लेकिन आप देखिए, कुछ हेडलाइंस इस बीच ऐसी बनी है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे ये हेडलाइन देखिए, जब युद्ध शुरू हो गया था 18 मार्च को, ये हेडलाइन बनी थी कि जो प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स है ना, हो सकता है कि उनके दाम 50 से 60% बढ़ जाएं। 60%। क्यों? क्योंकि पॉलीमर जो है वो आने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज है ना, इससे केवल तेल और गैस नहीं आता है, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं
जो आपको और मुझको डेली इस्तेमाल करनी होती हैं, डेली। अब आप एक बात बताइए, प्लास्टिक से बनी हुई कौन सी चीज हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्लास्टिक हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, क्योंकि दोस्तों पॉलीमर की आवक कम हो गई है, वो आ नहीं रहा है, आ रहा है तो जाहिर तौर पर महंगे दामों में आएगा, क्योंकि शिपिंग महंगी हो गई है, तो फिर उसके दाम, प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज के दाम बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए दोस्तों, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है जिसमें बड़ी आसान भाषा में बताया गया है कि ये जो हार्मोज जो मार्ग है, जो बाधित है, और खास तौर पर ये जो पूरा गल्फ के देशों से सामान आता है, केवल तेल और गैस नहीं है, जैसे यूरिया है। हालांकि हम भी यूरिया बनाते हैं, लेकिन हम यूरिया इंपोर्ट भी करते हैं। फर्टिलाइजर बनाने वाली बाकी चीजों को भी, रॉ प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट भी करते हैं, बाकी फिनिश प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं। मतलब दोस्तों दुनिया भर का जो यूरिया है ना, जो खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर का करीब 35 से 45% इन्हीं देशों से आता है। कहां से? बहरीन से, ईरान से, कुवैत से, ओमान से, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। इससे क्या बनता है? इससे फर्टिलाइजर बनते हैं और कोई भी केमिकल का सामान बनता है। आप समझिए केमिकल किस चीज में नहीं है। वहीं आज तक की एक खबर बताती है कि मध्य प्रदेश में किसानों और व्यापारियों को अभी से यूरिया की कमी से जूझना पड़ रहा है। यूरिया की एक बोरी जो आमतौर पर 280 रुपए में मिलती थी, अब कालाबाजारी हो रही है उसकी, और 1200 रुपए तक वो बिक रही है। अमोनिया इसी हिस्से से आता है। कितना? पूरी दुनिया का 30%, पूरी दुनिया का। ठीक है, कौन कौन से देश हैं वो? बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। इससे क्या बनता है? फर्टिलाइजर, बेसिक केमिकल इनपुट। अब फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, मतलब खेती किसानी के लिए चीज जरूरी है। यूरिया जो वहां से नहीं आ पा रहा है, फर्टिलाइजर बनाने वाली जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। हीलियम, पूरे दुनिया का 38.8% प्रोडक्शन जो हीलियम का है ना, वो कतर से। आप कहेंगे हीलियम थोड़ी हम इस्तेमाल करते हैं। आप हीलियम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हीलियम से बनने वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिप्स। दोस्तों चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं, दोस्तों चिप जो है ना, चिप बेसिकली कोई भी अब टेक्निकल चीज है ना, उसमें चिप यूज होते हैं। आपके मोबाइल फोन से लेके दोस्तों कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान है, उसमें चिप यूज होता है। ठीक है। दूसरा, मेडिकल इमेजिंग, जो मेडिकल की चीजें होती है ना, हेल्थ केयर में जो इस्तेमाल होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें हीलियम इस्तेमाल होता है। आप सोचिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स तो ऐसी चीजें हैं जो हर देश को, हर समाज को चाहिए। ठीक है, और उसमें इस्तेमाल होता है हीलियम, और इसका 38.8%, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 39% इसी हिस्से में उसका प्रोडक्शन होता है, अकेले कतर में। ठीक है। सल्फर, और 45% एक्सपोर्ट होता है, मतलब पूरी दुनिया का 45% सल्फर इसी हिस्से से एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों आप कहेंगे सल्फर तो हम इस्तेमाल करते नहीं है, तो सल्फर आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सल्फर से बनने वाली चीजें करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर में, उर्वरक में सल्फर इस्तेमाल होता है। माइनिंग में, भारत में माइनिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है, सल्फर इस्तेमाल होता है। मेटल प्रोसेसिंग, मेटल से बनने वाला सामान, सल्फर इस्तेमाल होता है। यूरेनियम एक्सट्रैक्शन, दोस्तों यूरेनियम एक्सट्रैक्शन जो है वो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, उससे बिजली बनती है। केवल परमाणु ठिकानों में इस्तेमाल नहीं होता है, वो बिजली भी बनती है उससे। दूसरा, मिथेनॉल, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना होगा दोस्तों, पूरी दुनिया का करीब 32 से 35% जो मिथेनॉल है वो यहीं से जाता है, यहीं से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी केमिकल इनपुट हम इस्तेमाल करते हैं। बायोडीजल, बायोडीजल भी इस्तेमाल होता है, हमारे देश में भी इस्तेमाल होता है, उसमें भी यही होता है। तो दोस्तों ये तो केवल छोटी सी लिस्ट है, जिसको मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं। ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट्स है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलीमर नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉलीमर भी बड़े लेवल पर यहीं से आता है, तो पॉलीमर नहीं आ रहा है, तो पॉलीमर नहीं आ रहा है, तो प्लास्टिक बनाने वाली कोई भी चीज जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जो कि लगभग हर चीज में होता है, अब वो महंगी हो जाएंगी। और दिक्कत जानते हैं क्या है? दिक्कत ये है कि आज अगर युद्ध खत्म हो जाए, जो कि नहीं होता दिख रहा है, लेकिन आज अगर युद्ध खत्म हो जाए, तो ये जो आवाक है, जो सप्लाई चेन बाधित हो गई है, मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई है, उसको दोबारा से स्थापित होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। मतलब कई एनर्जी सोर्सेज हैं, कई तेल बनाने वाले सोर्सेज हैं गल्फ के, जहां इतना जबरदस्त हमला हुआ है कि उनको ठीक होने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। मतलब क्रूड ऑयल के दाम हाल फिलहाल के दिनों में वापस अपने पीछे स्थिति में आने वाले हैं नहीं।
और क्रूड ऑयल के दाम अगर ऐसे ही बने रहे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को दाम बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार अभी जो तेल खरीद भी रही है, क्रूड ऑयल खरीद रही है इंटरनेशनल मार्केट से, वो बढ़े हुए दामों में खरीद रही है। तो सरकार कब तक ये प्रेशर झेलेगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये प्रेशर आपको हमको झेलना ही पड़ेगा, जो हम अभी भी झेल रहे हैं। ये जो प्रीमियम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इससे सरकार दिखा रही है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है। लेकिन वो आम जनता पर प्रेशर नहीं डाल रही है अभी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं चुनाव है, लेकिन ये आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री इस संकट को कोविड से तुलना कर रहे हैं इसकी। क्यों? क्योंकि कोविड में भी यही हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन जैसी स्थिति तो अभी है नहीं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी आई थी। और यही हो रहा है दुनिया दोस्तों, देश भर में जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स मिलने बंद हुए, उससे इतने बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, क्योंकि छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स लगभग बंद हो गए या वो आधी क्षमता में चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे जो वहां काम करने वाले लोग हैं वो वापस अपने गांव देहात जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पर दोस्तों गैस इस्तेमाल होती है। गुजरात के मोरबी में टाइल बनाने वाली फैक्ट्री में, वहां बहुत ही मतलब देश का सबसे बड़ा हब है टाइल बनाने का, आप समझ लीजिए, वो बंद पड़ा है। वहां पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहां काम करने वाले यूपी बिहार के लोग वापस अपने गांव देहात जा रहे हैं। तो ना केवल वापस से एक रिवर्स पलायन की स्थिति है, बल्कि हमको ये भी नहीं पता कि हम इससे बाहर कब निकलेंगे। 3 महीने में निकलेंगे, 4 महीने में निकलेंगे, 6 महीने में निकलेंगे। और उससे भी डरावना, पूर्व रॉ प्रमुख कह रहे हैं कि अभी तो 2-3 महीने के बाद असली परेशानी शुरू होगी। दोस्तों आप इस संकट के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं और इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।